हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। इस आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी के सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। While planning lessons for young learners, the teacher decided to focus on the total physical response method. Which one of the following should be used to include total physical response in the lesson? So basically जो total physical response होता है that is जहाँ पे हम अपने content को, चाहे वो story हो या फिर आपका poem हो, for the primary class हम अपने physical response को या body parts को use करके जब connect करते हैं तो हम उसे बोलते हैं total physical response. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बच्चों को बॉडी पार्ट्स बताने हैं तो हम प्रॉपरली नोज़ बता रहे हैं तो नोज़ को टच करके बताएंगे, या फिर अब हेड बता रहे हैं, फिंगर्स बता रहे हैं, राइट। तो जिसमें हम बॉडीली एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं वो होता है हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो हमारे ऑप्शन है मस्ट कीप एक्टिविटीज़ असाइड एंड इंस्टेड आस्क क्वेश्चंस एंड मोटिवेट देम टू रिस्पॉन्ड। Second, must ensure to add some bodily activities in class. Third, choose activities that help them stay in their seats and work in pairs or group. Fourth, must add some listening activity in class. तो हमारा जो right answer होगा इस question का वो है must ensure add some bodily activities in class. Okay. Next question. Which approach to grammar encouraged the belief that learning a language is a matter of learning rules? First, grammar translation, second, deductive, third, inductive, and the fourth is communicative. तो आपने inductive और deductive approach पढ़ी होगी, that is rule to example and example to rule, राइट। सो ये आपसे CDP वगैरह में भी ये पूछा जाता है आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डिडक्टिव मैथड, राइट। यानी जहाँ पे लैंग्वेज को लर्न करने का मतलब है रूल्स को लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher is planning to give a free writing task to learners in class 5th. Which one of the following should be focused on most by the teacher? First, the handwriting of the learner. Second, accuracy of the content. Third, fluency of the content. And fourth, both fluency and accuracy of the content. Right? तो आप 5th क्लास के स्टूडेंट को आपने फ्री राइटिंग टास्क दिया है, राइट। तो आप हेड राइटिंग पे फोकस नहीं करेंगे, एक्यूरेसी पे भी नहीं फोकस करेंगे, बल्कि आप फोकस करेंगे फ्लुएंसी पे, यानी कि कंटेंट की फ्लुएंसी कैसी है, बच्चे ने किस तरीके के कंटेंट को अप्रोच किया है, कैसा कंटेंट वो लिख रहा है, राइट। सो इसमें ऑप्शन आपका जाएगा फ्लुएंसी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन्स? तो आपने इंग्लिश में दो तरह के अप्रोच पढ़े होंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो बेसिकली टॉप डाउन का मतलब होता है जैसे कि स्टेप होता है वो अपर से लोअर की तरफ जाता है, यानी कि अगर आप स्टोरी बता रहे हो, स्टोरी के बाद देन पैराग्राफ, देन सेंटेंस, एंड सेंटेंस के बाद देन वर्ड्स, वर्ड्स के बाद देन आपके जो भी वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आते हैं, यानी कि लेटर्स। तो इस तरीके से अप्रोच चलता है। जबकि जो बॉटम अप होता है वो इसका टोटली अपोजिट होता है, यानी कि आप लेटर्स से शुरुआत करते हैं, फिर आप वर्ड्स की तरफ जाते हैं, देन सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ, देन स्टोरी, राइट। सो इसमें आपका है फर्स्ट ऑप्शन, focus on asking short answer type question. Second, focus on the gist of the text and abstract idea. Third, focus on pre-reading. And fourth is focus on the words and phrases of the text, right? So अब इसमें देखिए जो बॉटम अप पूछा गया है तो उसके लिए जो करेक्ट जाएगा ऑप्शन, दैट इज फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेसेस ऑफ द टेक्स्ट। ये आपका राइट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among these is the primary responsibility of the language teacher? First, instructing the learners, तो हमें बच्चों को इंस्ट्रक्ट सिर्फ नहीं करना। सेकेंड,
Identifying the learner's communicative need. Third, selecting suitable content for teaching. And the fourth is grouping learners into different class. तो बच्चों को हमें इंस्ट्रक्ट सिर्फ नहीं करना कि हम क्लास में आए और हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे के जाना है, नहीं. सेकेंड है आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड. तो यस, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका. एज अ लैंग्वेज टीचर आपको आपको जैसे पता होगा कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, राइट. और हर एक किसी के यहाँ की लैंग्वेज में एक डिफरेंट होता है, हमें उसे एज एन असिस्ट यूज़ करना है. तो हमें पता होना चाहिए कि हर बच्चे की कम्युनिकेटिव नीड्स क्या हैं, राइट. थर्ड जो दिया गया है सिलेक्टिंग सुटेबल कंटेंट फॉर टीचर. तो ऐसा नहीं है, हमें अपनी जो मेथड होते हैं, टीचिंग मेथड या कंटेंट होते हैं, उनको हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए. हम रिजिड कंटेंट्स को नहीं यूज़ कर सकते. फोर्थ, ग्रुपिंग लर्नर्स इनटू डिफरेंट क्लास. तो अगेन ये ग्रुप नहीं करना है. तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स. Next question. A young child picks up a book, hold it right side up and turns the page. These activities demonstrate. So ये जो आपकी activities होती है basically ये emergent literacy skills होती है. ये आपसे direct question पूछा गया है, emergent literacy skills, right? Next question. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो अगेन आपको स्टेटमेंट एंड रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है. स्टेटमेंट है आपका, लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेजेस सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment does not play any role in it. And the reason is the learner centered classroom environment has a great impact on language acquisition. So देखिए इसमें जो assertion दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ लैंग्वेज पे जेनेटिकली जो है डिस्पोज होता है, या सिर्फ आपको हेरिडिटरी फैक्टर्स आपके जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है. बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग हो, फैमिली, नेबर्स, सभी कुछ इंक्लूड होता है. तो आपका एजर्शन गलत है, बट जो रीज़न है वो करेक्ट है. यानी कि जो लर्नर सेंटर क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो लैंग्वेज एक्विजिशन पे ग्रेट इम्पैक्ट डालता है. तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A way to teach reading that emphasizes understanding the meaning of words from the context in which they appear is. First is structural approach, second is communicative approach, third is bottom up approach and the fourth is whole language approach. तो ऐसी कौन सी रीडिंग अप्रोच है जहाँ पे emphasis the understanding the meaning of words from the context. So this is called a whole language approach, right? इसे हम बोलते हैं whole language approach. Next question. The ability to think and talk about languages. First is metalinguistic ability, second is phonological awareness, third is proficiency and the fourth is emergent literacy. So इसका right answer है आपका metalinguistic ability. Phonological आपके basically sound से related होते हैं, right? Proficiency is again not, and emergent literacy का question आपसे इसमें already पूछा हुआ है. Next. A mother asked the teacher of class second how it was possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adults or siblings say. How is it possible? यानी कि क्लास सेकंड के बच्चे के लिए एक मम्मी उनकी पूछती हैं कि उनका बच्चा कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है जो कि जनरली उनके घर पे या उनके जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने नहीं सुने होते. तो ये कैसे पॉसिबल है? Which one of the following is the appropriate answer to this question? First is, as per the constructive approach, children can invent a new language. Second is, children learn language only by imitating adults. Third, the human brain is innately wired to learn language. And the fourth is, a child learn language when we reinforce the development of child's language. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है द ह्यूमन ब्रेन इज इनेटली वायर्ड टू लर्न लैंग्वेज. आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें लेफ्ट एंड राइट पार्ट होता है, जो कि एक पार्ट पूरा आपका लैंग्वेज के लिए होता है. आपने LAD पढ़ा होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि आपका नॉर्म चॉम्स्की ने बताया था, राइट. सो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो इनेटली वायर्ड होता है कि हम लैंग्वेज को जो है जल्दी सीख सके. ये नॉर्म चॉम्स्की ने ही बताया था. LAD डिवाइस आपने पढ़ा होगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, राइट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
A technique used to facilitate early literacy, which involves an adult and a child looking at a book together while the adult asks question and encourage a dialogue followed by switching roles so that the child asks question to the adult, is called first storytelling, second model reading, third shared reading, and the fourth is डायलॉजिक रीडिंग। तो जैसे इसमें पता है कि यहाँ पे रोल प्ले जैसा सिस्टम चल रहा है, यानी कि एक पर्सन अपने कैरेक्टर का डायलॉग बोलेगा, सेकंड पर्सन अपने कैरेक्टर का डायलॉग बोलेगा, तो हम इसे बोलते हैं डायलॉजिक रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher can develop the listening skills of language learner by first making the learner listen to everything they hear passively. Second, speaking continuously to learner both within the classroom and outside. Third, focusing only on listening skill without associating them with other languages skill. Fourth, creating opportunities for learners to listen to a variety of language sources and people and engaging in other listening activities. तो ये आप एज अ लैंग्वेज टीचर बच्चों में लिसनिंग स्किल्स की कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज से उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और पीपल्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज़। आप लिसनिंग कुछ एक्टिविटीज़ भी क्लासेस में जनरेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। एक्यूरेसी इन लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल। रीजन इज ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम। तो आपका इसमें रीज़न तो ट्रू है, बट प्राइमरी लेवल पे लैंग्वेज में एक्यूरेसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इतने छोटे बच्चे से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक्यूरेसी उनकी करेक्ट होगी, राइट। तो एज एन प्राइमरी लेवल एक्यूरेसी वाला पार्ट आपका रॉन्ग होता है, तो स्टेटमेंट गलत है, बट अगेन आपका रीज़न सही है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, theoretical position and belief about the nature of language, the nature of language learning and the applicability of both to pedagogical setting is first technique, second syllabus, third is content and the fourth is approach। तो इसको कहते हैं अप्रोच, यानी कि वे। अप्रोच का सिंपली मतलब होता है वे, इट्स WAY, राइट। यानी कि थ्योरेटिकल पोजीशन एंड बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग, यानी जहाँ पे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए। आपको थ्योरीज भी दिया है, आपको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी करना है, साथ में आपको रूल्स भी बताए गए हैं, फॉर्मूलेज भी बताए गए, तो इसे हम बोलते हैं अप्रोच, यानी कि यू कैन से अ मेथड ऑल्सो। Last question, formative evaluation is first not subjected to change, second what is happening in the teaching learning process, third related to ongoing development and improvement, and the fourth is carried out at a pre-specified or a particular stage in the course। इसका राइट आंसर है रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो जैसे कि आपको पता है जो सबमिटिव, दो तरीके के असेसमेंट होते हैं, FA एंड SA। जो आपका सबमिटिव असेसमेंट होता है उसमें ओवरऑल कंटेंट की कवरेज करी जाती है और आपसे आप समझ सकते हैं एज एन एनुअल एग्जाम होता है, राइट। बट जो आपका FA होता है वो आपसे आप ईयरली, मंथली या मिड क्वार्टरली जो है आपका असेसमेंट करते रहते हैं, राइट, सो दैट कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। तो रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, सो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो इस तरीके से आपके 15 क्वेश्चन जो पेडागोजी के थे, इंग्लिश पेडागोजी के, वो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।